माह में की 16 तारीख सन 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है दी सलाम जेके। मैं हूं आप आज की अहम तरीन नशरियात में कुछ अहम बातें, भारत पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, सरहदी इलाकों के अंदर सूरत हाल किस तरीके की है उस पर भी बात करेंगे, वज़ीर ख़ारजा साहब का एक अहम और बड़ा बयान आया है उस पर बात करेंगे, और क्या इतवार के बाद ये सीज़ फायर आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, एक बड़ा सवाल है। ये सवाल क्यों पैदा हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया, एक नया मोड़ भारत अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के बीच में तब आया है जब भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे इस मॉर्निंग शो में, क्योंकि हर पल आपको खबर देंगे, तज्जिया देंगे, तबसरा देंगे और ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट भी बताएंगे। फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर खबरें, तज्जिया और तबसरा आप देख भी लेते हैं और बराह रास्त नशरियात भी आप देखते हैं, वहां पर पढ़ भी लेते हैं। तो ये ज़राया जो है, ये जो सोशल मीडिया के जो पेज हमारे हैं, यहाँ पर ज़रूर इनबॉक्स में आकर हमें अपनी आरा से ज़रूर रूबरू करवाइएगा, बात बताइएगा, हालात वाक़ात से हमें भी रूबरू कीजिएगा और प्रोग्राम के बारे में अगर कोई बात आपके जहन में है तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। हम मुंतज़िर रहेंगे आपकी तनकीद बराए तामीर। फिलहाल तय फॉर्मेट प्रोग्राम का ये है कि प्रोग्राम सलाम जेके में हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, यानी उन खबरों की जो हो चुकी हैं लेकिन सबक आमोज है। उन सबक आमोज बातों में कौन सी ऐसी बातें और कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिन्हें आज मेरे साथी ज़हूर आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ द डे में। और हिस्ट्री ऑफ द डे के सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे, फिर तो बताएंगे कि भारत पाकिस्तान किस महाज पर सरगर्म है। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मई की 16 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है, इतिहास के पन्नों में क्या कुछ दर्ज है, एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 16 मई 1975 में सिक्किम को हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। हिंदुस्तान के साथ आज ये मिल गया था, जम हुआ था। और आज के दिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के 10वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया था। 2005 में आज से 20 बरस कबल कुवैती पार्लियामेंट ने ख़वातीन के हक़ के राह दही का बिल जो है वो मंजूर कर लिया, उसको मंजूरी दे दी। 1943 में आज के दिन जर्मनी में यहूदी बगावत को ख़त्म किया गया। 1929 में हॉलीवुड में पहली एकेडमी एजाज़ात की तकरीबात आज के दिन मुनक़्क़द हुई, इसकी शुरुआत आज के दिन से हुई थी। 1975 में जापान की जेक्यो तुबी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली खातून बनी। ये एजाज़ उन्होंने आज अपने नाम किया था, जापान की रहने वाली थी। 16 मई 1975 को उन्होंने ये अहम और बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 1991 में बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दूम ने अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। और 1997 में आज के दिन अफ्रीका में ज़ाइर के सदर मोबुतु सेसे सेको मुल्क से फरार हो गए, मुल्क से भाग गए थे। और 1960 में आज के दिन कैलिफोर्निया में ह्यूज रिसर्च लेबॉरेटरीज में पहली ऑप्टिकल लेज़र चलाई गई, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1961 में आज के दिन पार्क जंग ने जनूबी कोरिया की दूसरी जमहूरिया का तख्त उलटने के लिए बगावत की क़यादत की। 2007 में आज के दिन यूएस सेनेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेनेट, इराक जंग के लिए फंड्स को रोकने में नाकाम रहा। और आज का दिन था 1977, मोहम्मद अली हेवी वेट बॉक्सिंग टाइटल के 15वें फातेह बन गए। ये एजाज़ इन्होंने आज के दिन अपने नाम किया था 1977 में 16 मई को। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बात पाक भारत जंगबंदी के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि जंगबंदी में जहाँ तोसी का फैसला कर दिया गया है, फिलहाल इतवार यानी 18 मई तक तोसी का फैसला कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 से आगे क्या कुछ होता है। यानी इतवार का दिन है, इतवार से आगे क्या कुछ होता है। और आपको बता दें कि इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के जो DGMOs हैं
उन्होंने तीसरी दौर की बातचीत की है, जिसमें फिलहाल इतवार तक यानी 18 मई तक जंगबंदी में तोसी पर दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया है। कशीदगी के बीच सबसे पहली और बड़ी खबर ये कि रात देर गए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का इजलास हुआ है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री जनरल्स ने हॉटलाइन पर कल ये बातचीत हुई है, डीजीएमओस की हॉटलाइन पर ये बात हुई और तीसरी मरतबा गुज़श्ता 1 महीने के दौरान ये तीसरी मरतबा है जब ये बातचीत हुई और दोनों तरफैन ने इस बात पर जोर दिया है कि हालात वाक़ात को बेहतर बनाया जाए, पुरअमन हालात को कायम करने के लिए दोनों अफवाज काम करें और जो सूरत हाल पुरतनाव बनी हुई है इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सके, इस पर अमली इक़दामात उठाने की भी ज़रूरत है। डिस्कशन में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे और मेजर जनरल काशिफ चौधरी जो पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ है, इनके बीच में एक बार फिर ये बातचीत हुई है और इसमें ये बातचीत में 10 मई सन 2025 को जो फैसला लिया गया था उस फैसले को मजीद आगे बढ़ाने की बात कही गई है। 10 मई सन 2025 के फैसले को आगे बढ़ाया गया है और दोनों मुल्कों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने की भी बात कही है और अलर्टनेस लेवल यानी जहां पर सबसे ज़्यादा अलर्ट अफवाज हैं उन अफवाज को उस लेवल से बाहर रखा जाए ताकि तनाव कम हो, इस ज़िमन में भी कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से फ़िलहाल कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और जो दाखिली अमूर के वज़ीर हैं उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी है कि 18 मई तक इस जंगबंदी में तोसी हुई है, सीज़ फायर में तोसी हुई है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इतवार तक इसको तोसी कर दी गई है और इतवार के बाद इस पर दोबारा गुफ्तगू होगी, यानी इतवार की शाम को एक बार फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डीजी ऑपरेशंस हैं, ये बैठेंगे और बातचीत करेंगे ताकि मुस्तकबिल की राहों को मज़ीद हमवार किया जाए। तो फिलहाल राहत की खबर ये कि दोनों तरफैन की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला थम चुका है। डीजीएमओज ने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है कि फ़िलहाल इतवार तक इस जंगबंदी में तोसी की जाए, न वहाँ से गोली चले न यहाँ से गोली चले, न इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई मामला हो और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो। और क्या सिर्फ यहीं पर डीजीएमओज ने फैसला किया कि सीज फायर हो, तो पता लग रहा है कि फिजा में यानी इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी आमने सामने नहीं रहेंगी। पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी भी समंदरों के अंदर इस जंगबंदी को यकीनी बनाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों आमने सामने हुए थे, 80 घंटे की लड़ाई दोनों के बीच में हुई थी, जिसके बाद सूरत हाल ये बनी थी कि सीज फायर हुआ था और अब उस सीज फायर को फिलहाल इतवार तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है और भारत की तरफ से अगरचे अभी ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन इसमें नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इतवार तक फिलहाल इस सीज फायर को बढ़ाने की बात कही गई है। ये अहम और बड़ी खबर स्पेशली उन लोगों के लिए जो सरहदों पर इस वक्त है और जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ज़बरदस्त गोलाबारी देखी है, जिनके आशानियाँ टूटे हैं, उनके लिए अहम और बड़ी खबर है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और अहम इदारे की करते हैं। अमेरिका भी मुसलसल बयानात दे रहा है और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हफ्तावार ब्रीफिंग हुई है और उस हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर भी नाजंग माहिदे की बात सामने रखी है और यह भी साफ कर दिया गया है कि अमेरिका बराह रास्त ये चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात शुरू करें। यूएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग की गई है जिसमें यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान बराह रास्त मुज़ाकरात करें और इन मुज़ाकरातों को कराने के लिए अमेरिका भी अपना रोल निभा सकता है अगर दोनों मुल्क चाहे। लेकिन जिस तरीके की नाजंग मुआहिदा हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, ये न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है बल्कि दुनिया में अमन कायम रखने के लिए भी ये पहल इंतहाई अहम है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हफ्तावार ब्रीफिंग हुई है, ताहम ये साफ किया गया कि इस सीज फायर के साथ साथ मुज़ाकरात भी बड़े ज़रूरी है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप
इस पूरे मामले पर नजर भी रखे हुए हैं और न सिर्फ नजर रखे हुए हैं बल्कि दफ्तर बराबर कोशिश में है, यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मुसलसल कोशिश में है कि दोनों मुल्क के दरमियान अमन कायम हो और मुज़ाकरात के मजीद दरवाजे खोले जाएं ताकि मुसलसल जो परेशानी इस वक्त है इस परेशानी से बरसगीर को निकाला जा सके। किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और किन सवालों का जवाब दिया गया, फटाफट से आपके सामने रखते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हफ्तावार ब्रीफिंग जो रात देर गए यूएस के अंदर मुनक्किद हुई है। Thank you very much. After successfully mediating ceasefire between Pakistan and India to prevent a dangerous escalation in a region, President Trump has said that he will work with both countries to see if they could arrive on any solution for Kashmir dispute. What is your take on it? How does the State Department see this issue? Is it bilateral for you or it is open for any third-party mediation? Well, look, what we're happy to see is a ceasefire. That's what we've said for the last couple of days now, and we want to encourage and see direct talks between the parties. We have been clear on that. Taking a step back, the president is a peacemaker, and we celebrate the advancement of peace, and we hope to see the ceasefire be maintained. And the president has also been clear in terms of the praise that he has given both prime ministers of both countries for the wisdom and the fortitude that they showed by choosing the path of peace. Thank you. Yes. Thank you very much, Tommy. Me? Thank you very much, Tommy. One on Pakistan and one on Afghanistan, please. Both the leaders in Pakistan and India, in Pakistan, he is known as a fake prime minister, and in India, the prime minister is known as a big hater of Muslim, Christians, and Sikhs. Is the State Department at all worried that now when they have extended the deadline till 18th, after that, any nuclear thing is being discussed seriously or not? Well, again, what we are happy to see is a ceasefire, and that's where our focus remains, the direct talks we want to see. And again, the president has been clear praising both prime ministers for choosing the path of peace. Second. बराह रास्त मुज़ाकरात के हम हामी हैं और तभी जाकर ये न्यूक्लियर वाला मामला भी कहीं हल हो सकता है। जरा अमेरिका की बात चल रही है तो एक और बड़ा बयान और यू टर्न भी है। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान कशीदगी पर लबकुशाई की है और अमेरिकी अफवाज के सामने ये कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं थे लेकिन बिलवास्ता तमाम हालात पर नज़र बनाए रखी हुई थी। छठी मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात का दावा पेश किया कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवाया है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार यह साफ किया कि उन्होंने मदद की है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को खत्म किया जा सके। पिछले 2 हफ्तों के दौरान यह छठा मौका है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया हो, बरसगीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया हो। डोनाल्ड ट्रंप यूएस मिलिट्री बेस पर मौजूद थे जो कतर के अंदर है और कतर के अंदर यूएस मिलिट्री बेस पर अल-उवैद एयर बेस पर मौजूद अफवाज से वो खिताब कर रहे थे जिस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलसल वो वाइस प्रेसिडेंट और उनका पूरा दफ्तर बरसगीर के इन दोनों मुल्कों के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं और जिस तरीके से कोशिशें की गई कि ना जंग मुआहिदा हो, सीज फायर किया जाए और उस तरीके से ये सीज फायर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अमन पूरी तरह से कायम होगा। ताहम एक यू टर्न जो इसमें है वो ये है कि उन्होंने मदद की है सेटल डाउन करने के लिए कि यहाँ पर अमन हो जाए। तिजारत की बातें पिछले कई दिनों से वो कह रहे थे लेकिन अब की बार थोड़ा सा स्लाइट यू टर्न अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान में आया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए दोनों मुल्कों के सरबराहान को मदद की है ताकि वो मामले का हल करे। अफवाज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मामला कदीम है, यानी जम्मू कश्मीर का मामला पुराना है, कई जंगें इस पर हो चुकी है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दीरीना मामला भी हल होगा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कतर के अंदर मौजूद थे जब उन्होंने पाक भारत कशीदगी के हवाले से अपनी बात सामने रखी। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So
I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating. डीएस्केलेशन के लिए काम किया जा रहा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप छठी मरतबा पिछले 15 दिन के दौरान भारत पाकिस्तान की कशीदगी पर बात रख चुके हैं और अब की बार थोड़ा सा यू टर्न ये था कि पाक भारत कशीदगी को कम करने के हवाले से उन्होंने खिदमत दी हैं, उन्होंने मदद की है और यहाँ पर ट्रेड का ज़्यादा जिक्र नहीं किया बल्कि न्यूक्लियर का जिक्र किया और ये कहा कि दोनों मुल्क के कश्मीर पर तनाज़ा है और कश्मीर में पिछले 1000 साल से वो लड़ रहे हैं और कई मरतबा जंगें भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान जो अमरीकी बेस पर उन्होंने कतर के अंदर दिया है और दुनिया भर के अंदर इस बयान को इस वक्त अपने अपने अंदाज से देखा जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा पाकिस्तान की भी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ ने अमन पहल करने की कोशिश की है। बड़ी खबर कि पाक भारत कशीदगी के बीच मशरूत बातचीत के लिए दरवाजा खोल दिया है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने कंडीशनल पीस टॉक्स की बात कही है। ये कंडीशनल पीस टॉक्स की बात शहबाज शरीफ की तरफ से कही जा रही है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करें, अमन मुज़ाकरात यानी पीस टॉक्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें इफ और बट्स की एक लंबी फहरिस्त जोड़ दी है। कल अफवाज पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन मुज़ाकरात को आगे लेना चाहता है, जंग जदल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी मामला दोनों मुल्कों के दरमियान जम्मू कश्मीर है और तनाज़ जम्मू कश्मीर को अगर बातचीत के दायरे में लाया जाता है तो हम अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ का ये बयान तब सामने आया है जब दोनों तरफैन के बीच में गोलियां चली हैं, मिसाइल चले हैं, ब्रह्मोस चला है, ड्रोन के जरिए से एक दूसरे पर हमले की कोशिश की गई है। अमेरिका मुसलसल बयान दे रहा है, अपनी पीठ भी थपथपा रहा है और यहाँ पर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जनाब अमन मुज़ाकरात होंगे लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले को उसमें सरफहरिस्त लाना होगा। याद रखिएगा 5 अगस्त से कबल भी और 5 अगस्त के बाद भी भारत सरकार का मौक़िफ़ ये है कि जम्मू कश्मीर एक अंदरूनी मामला है, इंटीग्रल पार्ट है भारत का और इस पर सालिसी की किसी को गुंजाइश नहीं है। पाक भारत के बीच में अगर जम्मू कश्मीर पर कोई कशीदगी भी होगी तो वो बातचीत के जरिए से होगी। ये पहला मौक़िफ़ था, लेकिन गुज़श्ता दिनों 22 रन हमले के बाद एक और मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की तरफ से सामने रखा गया कि अब अगर बातचीत होगी तो वो पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर पर होगी, यानी POK पर होगी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पर होगी बल्कि POK पर सिर्फ ये बातचीत होगी। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से गाज़िबाना कब्ज़ा POK पर किया है उसको खाली कराने और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है, भारत की तरफ से पहले ये साफ कर दिया गया। तो यहाँ एक तरफ से भारत का मौक़िफ़ जम्मू कश्मीर के हवाले से पहले साफ हुआ था, वहीं पर शहबाज शरीफ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले को इसके साथ जोड़कर एक बार फिर पेचीदगियां इसमें पैदा कर दी है। यह खबर बड़ी अहम है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑफर किया है जी डायलॉग विद इंडिया फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, लेकिन इस पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन जो लगा दी है वो ये है कि कश्मीर इशू को डिस्कस किया जाए। भारत सरकार ने कहा कि बिल्कुल कश्मीर इशू पर डिस्कस होगा, लेकिन ये कश्मीर जो होगा ये POK वाला होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर गुफ्तगू होगी। अगर शहबाज तैयार है तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा जहां एक तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है, वहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उन्होंने बराह रास्त जंग की एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से धमकी भी दी है और कहा गया कि अगर मामलात को हल नहीं किया गया तो इंतहाई पेचीदा सूरत हाल बरसगीर के अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी भारत पर होगी। एक तरफ से अमान की बात, दूसरी तरफ से जंग की बात, लेकिन भारत का मौक़िफ़ है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। बातचीत सिर्फ पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर होगी, ये भारत की हुकूमत की तरफ से पहले ही वजाहत कर दी गई है। चलिए जनाब यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाक भारत कशीदगी के बीच एक बड़ा और सनसनीखेज बयान
डॉक्टर जयशंकर की तरफ से दिया गया है। ये बयान है क्या और आज पूरे दिन इस पर सुर्खियों में क्यों रहेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, अफगान पाकिस्तान सूरत हाल खराब हो रही है और दोस्ती कहीं और हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, बताएंगे आपको कि क्या कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान हो चुका है पाक भारत हालात के हवाले से। बड़ी खबर के साथ आएंगे आपके सामने छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। और भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिंध तौस आबी माहिदा जो है वो फ़िलहाल मुअत्तल रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, वहाँ के दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही पेशगी इतला दी गई थी कि भारत जो है वो दहशतगर्दों पर हमला करने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीज़ फायर नहीं हुआ है, बल्कि ये सजेशन बॉर्डर पर जो सजेशन है वही हुआ है, मुकम्मल तौर पर जो जंगबंदी है वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दहशतगर्दी सरगर्मी होगी उसका भारत मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो ये बात सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी। जो उनके मुताबिक जो भारत में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनके हवालगी के हवाले से पाकिस्तान के साथ ये बातचीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगरचे जो फायरिंग का सिलसिला या सरहदों पर अमन है, लेकिन जो सिंध तास आबी माहिदा है वो मुअत्तल रहेगा। डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान, और ये बयान डिप्लोमेटिक लेवल पर इंतहाई अहम है। पाक भारत कशीदगी पर उनका पहला रिएक्शन ये आया कि पाकिस्तान को पेशगी इतला दी गई थी कि उन तमाम ठिकानों को ख़त्म कर दिया जाएगा जहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान। और साथ ही डॉक्टर जयशंकर का यह भी मानना है कि मुज़ाकरात तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक उन तमाम मतलूबा अफराद को पाकिस्तान की तरफ से नहीं सौंपा जाता है जो फ़हरिस्त पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई है। यह दूसरा बड़ा बयान है। और तीसरा बड़ा बयान यह भी है कि सिंध तास
आबी मुआहदे को फिलहाल मुअत्तल ही रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाता है। और फिर आगे डॉक्टर जयशंकर जो वजीर खारजा है, उन्होंने ये भी कहा कि तस्वीरें जो दुनिया भर की तस्वीरें सैटेलाइट इमेज के जरिए से लाई गई है, वो ये साफ बता रही है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त किस तरीके की है। 80 घंटे की जंग में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और भारत को भी थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है, ये डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया है। यानी साफ कर दिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी मुसलसल उसी तरीके से रहेगी जो फैसला काबीना कमेटी की तरफ से लिया गया है। एबियंस में इसको डाल दिया गया है तब तक जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अमली इकदाम नहीं किए जाते हैं। मतलूब तरीन मिलिटेंटों को, मतलूब तरीन टेररिस्टों को जब तक पाकिस्तान नहीं सौंपेगा, यहाँ पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इन हमलों के बारे में पेशगी तला दी गई थी और यह साफ कर दिया गया था कि कोई भी सिविलियन प्रॉपर्टी, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सरकारी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो मिलिटेंसी के एतबार से पाकिस्तान के अंदर एसेट्स बने हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने 3 बड़ी बातें बताई हैं, फटाफट से जरा पहले इनको सुन लीजिएगा, फिर इन तमाम बातों पर आज पूरे दिन कितनी चर्चा होगी वो भी जरा आप देखेंगे। लेकिन 3 बड़ी बातें डॉक्टर जयशंकर की। With Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. The Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. की पोजीशन क्या है? 3 बड़े बयान, एक ही बयान में 3 बड़ी बातें
पाकिस्तान को पेशगी इतला दी गई थी, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर मामला होगा। सिंध तास आबी मुआहिदे पर तब तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक उन मतलूबा अफराद की फ़हरिस्त हवालगी के हवाले से पाकिस्तान अमली कदम ना उठाए। यानी भारत सरकार ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए ये साफ कर दिया है कि अचानक से कुछ नहीं हुआ, पेशगी इतलाओं के साथ सब कुछ हुआ है और मौक़िफ़ पर आज भी है। बातचीत के टेबल से हम दूर नहीं है, लेकिन असूलों की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का ये बयान आज पूरी मुल्क के अंदर भी महवे गुफ्तगू जरूर रहेगा और सरहद पार भी कहीं ना कहीं एक और ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ चला गया है, जब आज वहां की पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सरकार से यह पूछेंगे कि क्या वाकई तौर पर पेशगी इत्तला थी, और अगर पेशगी इत्तला थी तो फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस और ड्रोन जैसे हमले किस तरीके से हुए। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी परेशानी यहां पर इस बयान के बाद खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और अहम करते हैं, बात डॉक्टर जयशंकर की ही करते हैं और बात एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, लेकिन भारत अफगान मुज़ाकरात हुए हैं और भारत अफगानिस्तान मुज़ाकरात के बीच में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने टेलीफोनिक राब्ता किया है जी डॉक्टर जयशंकर से, और माना जा रहा कि यह पहला टेलीफोनिक राब्ता है फॉरेन मिनिस्टर तालिबान का अफगानिस्तान का डॉक्टर जयशंकर के साथ, जहां पर उन्होंने पहलगाम हमले और दीगर मामलात पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि वो इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की किसी भी कीमत पर हौसला अफजाई नहीं करेंगे और ना ही वो इसके साथ है। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से रात देर गए सोशल मीडिया एक्स पर यह साफ कर दिया गया कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मौलवी आमिर खान मुत्तकी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है कि इस मुज़ाकरात के दौरान कई अहम और बुनियादी फैसले लिए गए हैं। दोनों मुल्कों के बीच में बाहमी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना, बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट करना, ट्रेड को आगे बढ़ाना और एडवांस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को करने के हवाले से बात कही गई है। फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने भी रेफर अपने सोशल मीडिया पर यही किया कि अफगानिस्तान की तरफ से तमाम तर बातें वजारत खारजा के ज़रिए से वज़ीर खारजा तक पहुँचाई गई है और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्हें यह उम्मीद है कि अफगान शहरियों के लिए खुसूसी वीज़े भारत की तरफ से दिए जाएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या जो भारत के अंदर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक खुसूसी वीज़े का सिस्टम किया जाए। ये आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उन्होंने कल मीटिंग के दौरान ये मामला उठाया है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, दोनों ट्वीट्स आपके सामने हैं। एक वजारत अफगानिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया, भारत अफगानिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया है, और दूसरा जो है वो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जारी कर दिया गया। और यह पहला मौका है कि इस तरीके से 1-on-1 टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक बड़ी बात मानी जा रही है अफगानिस्तान के विज़ाविज़। पाक अफगानिस्तान हालात कैसे थे, कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशंस आज तक हो गई हैं, लेकिन ये यू टर्न है साउथ एशिया में, जब अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को छोड़कर अफगान भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर ये कि डेलीगेशन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। एक और अहम और बड़ी खबर, भारतीय डेलीगेशन ने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात की है। अहम और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भारतीय डेलीगेशन जिसकी सरबराही वजारत खारजा के एक सीनियर अफसर JP सिंह कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और दोनों ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम किए हैं। डिफेंस मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना मोहम्मद याकूब जो है, मौलवी मोहम्मद याकूब जो है, उन्होंने डेलीगेशन का वेलकम भी किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया वजारत की तरफ से। ये अहम पेशरफ्त
भारत और अफगान ताल्लुकात के हवाले से और मुस्बत पेशरफ्त मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय वफद जो है वो भी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और उन्होंने वहाँ के वज़ीर दिफा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जो भारत का डेलीगेशन है जिसकी सरबराही JP सिंह कर रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मामलों पर वहाँ पर तबादला ख्याल किया है बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। और आपको बता दें कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर अफगान के मौलवी मोहम्मद याकूब, उन्होंने इस डेलीगेशन का इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है। और आपको बता दें कि JP सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड ईरान मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वो इस डेलीगेशन की सदारत कर रहे हैं और उनकी सदारत में डेलीगेशन ने। अच्छा, ये दूसरा मौका होगा जी, क्योंकि 6 नवंबर 2024 को भी इसी तरीके का एक मौका आया था जब बातचीत हुई थी, और उसके बाद माना जा रहा है कि दूसरा मौका है जब ये बातचीत हुई और इसमें छाबार पोस्ट से लेकर दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। तो ये डेवलपमेंट्स बन रही हैं जी जो हम आपके सामने रख चुके हैं अफगानिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात सिंता-साबी मुआहिदे की करते हैं, और सिंता-साबी मुआहिदे को लेकर पाकिस्तान को बैक टू बैक कई झटके लग चुके हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर एक हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पानी के बहाव को रोकना, पानी के बहाव को रोककर अपने तरीके से इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदावार बनाना, इस ज़िमन में हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को जहां अभी अभ्यास में रखा गया है, वहीं पर नए ऑपरेशनल प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये एग्जीक्यूशन कही जा रही है कि ये नई वाटर डिप्लोमेसी होगी जो पाकिस्तान के मुखालफत में शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हर महीने सलाल और बगलिहाल डैम को धोया जाएगा, यानी जो पानी अंदर होता है जमा, उसके डैम्स को जब खोल दिया जाएगा तो पानी का एक बहुत ज्यादा बहाव दरियाओं के अंदर होगा जो बराह रास्त पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये जो फ्लशिंग होगी हम महीनेवार, हर महीने ये जो फ्लशिंग होगी, उससे क्या होगा, एक तो ये कि वाटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो कोताहियाँ खामियां रहती है वो दुरुस्त हो जाएंगी, बैक वक्त ठीक हो की जाएंगी। दूसरा कि अपने मन मुताबिक, टाइम मुताबिक गेट्स खोले जाएंगे, गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद चिनाब और दीगर दरियाओं से पानी बहने वाला जो पाकिस्तान के लिए है वो गोनागो मुश्किलात से उन्हें पैदा कर सके। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है, क्योंकि मरकजी हुकूमत का एक बड़ा प्लान है एग्जीक्यूशन के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत को लगा दिया गया है। और कल ही हमने देखा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्टों पर गए, वहां पर जारी कामकाज को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाने। लेकिन इस बीच खबर यह है कि अब हर महीने पूरे गेट्स खोल दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास इमरान, अपडेट करें जरा। जी बिल्कुल, ये दो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट और सलाल पावर प्रोजेक्ट। बगलियार जो 2008-9 में तामीर हुआ था और जो सलाल है 1987 में इसकी तामीर हुई थी। और पहली बार जो अब इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने मुअत्तल करने का पहले ही ऐलान किया है और दोनों पावर प्रोजेक्ट्स को पहली बार जो रिजर्वायर है इन्हें साफ करने का अमल जारी किया है और कर भी दिया है। और जो हमारे पास इतलात है, जो दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के जो रिजर्वायर है उनमें जो मिट्टी है, जो रेत है, जो गाद वगैरह है, यानी कि जो भी अंदर से मवाद जमा होता है उसको भारत ने सफाई करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। और इस हवाले से सेंट्रल वाटर जो कमीशन है, CWC जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ दी है कि हर माह इन दोनों पावर प्रोजेक्ट्स की सफाई की जाए, यहाँ से मवाद निकाला जाए। और साथ साथ तुमने कहा कि बहुत जल्द एक SOP जारी किया जाएगा और बुनियादी मकसद इस सफाई का ये है, इन रिजर्वेयर से ये मवाद निकालने का ये एक ये कि जो भी टर्बाइन्स है, जो भी आलात है इन पावर प्रोजेक्ट्स के, वो सही साफ रहेंगे, उनमें ये गंदगी वगैरह जो है ये नहीं आएगी। दूसरा ये कि इसके अलावा दूसरा इसमें यह भी है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स की जो पावर जनरेशन है उसमें भी बेहतरी आएगी। सो कुल मिला के बुनियादी मकसद यही है कि इसको बेहतर किया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि इसकी सफाई इससे पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहिदा भारत पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, तो उस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने हमेशा इस पे एतराज़ किया है और भारत को इसकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब चूंकि भारत ने इस मुआहिदे को अपियंस में रखा है, मुअत्तल करने का ऐलान किया है, सो
सो इस सिलसिले में अब भारत की जानिब से दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स है, सलाल जो कि तकरीबन 800 मेगावाट है और बगलियार पावर प्रोजेक्ट जो कि 900 मेगावाट है, और दोनों के जो रिजर्वायर्स है इनकी सफाई का अमल शुरू किया है। और इस सिलसिले में सेंट्रल जो वाटर कमीशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल शक्ति मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट है, जो कि वाटर रिसोर्स की फंक्शनिंग को देखते हैं टेक्निकली, और इन्होंने अब हुकूमत को मशवरा दिया है कि हर माह इसकी सफाई की जाए। यहाँ जो भी रिजर्वेयर्स के अंदर मवाद है, मिट्टी है, रेत है। इमरान, ये जो नया ऑपरेशन प्लान जो है जो तैयार किया गया है, चूंकि पाकिस्तान का दावा है कि वो भी जो सिंध मुआहिदा है इसमें शराकतदार है, तो क्या इसके लिए ज़रूरी होगी पाकिस्तान की रजामंदी भी, या इस पर कोई रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, आपको समझना है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसकी जो सालिसी है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी जो भारत पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद कशीदगी हुई और भारत ने जहां स्ट्रिक्ट मेजर्स जो लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली, तो उनमें से इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने मुअत्तल करने का ऐलान किया। और इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार इससे पहले भी भारत ने वर्ल्ड बैंक या दीगर इदारों से ये कहा था कि इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत ये समझता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये भारत के मफाद के थोड़ा सा बरअक्स है। लेकिन अब चूंकि हालात कशीदा है और ट्रीटी को भी ऑलरेडी जो है अबियंस में रखा है, जिस तरह से अभी हम जयशंकर साहब का भी स्टेटमेंट देख रहे थे, स्टैंड है उनका ये जो ट्रीटी को अबियंस में रखना, तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये भी हमें जानना है कि जो पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर पानी को रोका गया तो वो इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर तस्वर करते हैं, लेकिन अभी चूंकि सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ है और बैकडोर चैनल्स पे जो इतलात है कि बातचीत हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, खासकर सीज फायर एग्रीमेंट को लेके अब उसको और संडे तक जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो भारत का स्टैंड है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि वो अबियंस में है, वो मुअत्तल है, सो उसी की कड़ी में अब भारत ने जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए जो दो बड़े जो पावर प्रोजेक्ट्स है, एक तो इनकी सफाई का काम हाथ में लिया जाएगा। और हमारे पास जो इत्तलात है कि पिछले महीने जब सफाई हुई थी तो तकरीबन 7.5 मिलियन क्यूसिक मीटर जो रेत और दीगर चीज़ें थी वो वहाँ से निकाली गई थी। 690 मेगावाट सलाल और 900 मेगावाट बगलियार पावर प्रोजेक्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक नई हिकमत अमली, एक नए नॉर्म को ज्वाइन कर दिया गया है कि किस तरीके से पानी के बहाव को 100% रोका जाए, 100% इसको छोड़ दिया जाए और सलाल और बगलियार की सफाई भी मुसलसल होती रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे टेक्निकली जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी एक और बड़ा स्ट्राइक होगा जिसे आप वाटर स्ट्राइक कहते हैं पाकिस्तान के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं जहां पर सरहदी इलाकों के अंदर तिब्बी निगहदाश्त को बेहतर बनाने के हवाले से हर कदम उठाया जा रहा है और रियासती हुकूमत की तरफ से सरहदी इलाकों के अंदर डॉक्टरों की तैनाती और अस्पतालों के अंदर हर मुमकिन सहूलियात रहे, इस हवाले से एक प्लान को चॉक आउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अस्पताल स्पेशली इमरजेंसी सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन और बेहतर बनाने के हवाले से बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करने का बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है और ख़ासकर इसमें यह भी कहा गया है कि जो सरहदी इलाकों में तैनात मेडिकल टीमों को वहाँ पे तैनात किया गया था वो फिलहाल वहीं रहेगी, उनकी वापसी फ़िलहाल नहीं होगी, उन्हें फ़िलहाल वहीं पर अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देने होंगे। और साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमने देखा गुज़िश्ता दिनों पुरतनाव माहौल था सरहदों पर और कई लोग जो है वो पाकिस्तान की गोलाबारी का निशाना बने, ज़ख्मी हुए लोग, कई की जान चली गई और उसके बाद कई टीमों को जो सरहदी इलाके हैं जहां पर लोग ज़ख्मी हुए थे वहां पर उन्हें रवाना किया गया था ताकि उन लोगों का बरवक़्त इलाज किया जा सके जो लोग शेलिंग से मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए। और फिलहाल जिन टीमों को वहाँ पर रवाना किया गया उनके हवाले से अभी ये खबर है कि फ़िलहाल उनकी वापसी नहीं होगी, वो वहीं पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे अगले अहकाम तक। और साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर का है इसे भी हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम जम्मू कश्मीर का जो है इसे अलर्ट पर रखा गया। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, शिल्पा शर्मा इस खबर पर हमारे साथ मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करने का हुक्म दिया गया है और ख़ासकर जो सरहदी वाले इलाके हैं जहाँ पर लोग शेलिंग से मुतासर हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, फ़िलहाल
उनके हवाले से भी कहा गया कि जो स्टाफ वहां पर तैनात है वो फिलहाल वहीं रहेगा। देखिए, सीमा पर तनाव खत्म हो चुका है, शांति देखने को मिल रही है, लेकिन इसी के बीच देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मेडिकल टीम्स क्रिटिकल एरियाज में जो है वो डिप्लॉय की गई थी, उन्हें फिलहाल वहीं पर रहने के लिए कहा गया है। और जिस प्रकार से आपने कहा, हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरीके से इस समय हाई अलर्ट पर जो है वो रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर कोई भी किसी प्रकार की फ्यूचर घटना पेश आती है तो वो पूरी तरीके से तैयार रहे और अलर्ट पर रहे। इसी के साथ आप देखिए जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अब स्वास्थ्य अधिकारियों को जो है वो अब खामियां और जो कमजोर क्षेत्र हैं वहां पर जो है वो एक पूरी तरीके से सूची को जो है वो तैयार करना है। और साथ ही साथ अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मैन पावर्स है या फिर आप देखेंगे जो रेफरल सिस्टम है, वहां की सूची की जो है वो समीक्षा की जाए, पूरी तरीके से एक सूची को जो है वो तैयार किया जाए। क्योंकि आप देखिए जब पाकिस्तान के द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर में शेलिंग की गई तो कई एरिया जो है वो इफेक्टेड हुए। सबसे ज्यादा आप देखेंगे पुंछ जिला जो एरिया था वो इफेक्टेड हुआ। पुंछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई इंजर्ड को लाया गया, उसके बाद जीएमसी वहां पर जो है रेफर किया गया। उसी तरीके से उड़ी की बात करें तो उड़ी में भी जीएमसी बारामूला में जो है उन्हें इंजर्ड को जो है वो रेफर किया गया। तो इस समय पूरी तरीके से अब देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि अब जो यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों से सूची मांगी गई है, जो लिस्ट मांगी गई है कि अगर किसी क्षेत्र में यानी कि जो दूरदराज के इलाके के क्षेत्र हैं या फिर जो सीमावर्ती क्षेत्र से लगते जो इलाके वहां पर हॉस्पिटल है, वहां पर अगर किसी की रिसोर्स की कमी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो उसे पूरी तरीके से मजबूत किया जाए। ये एक लिस्ट को यहाँ पर मांगा गया है ताकि इन फ्यूचर हम जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में वो पर्याप्त सुविधा हो, वो पर्याप्त सोर्स हो, जो कि पूरी तरीके से घटना के समय जो है वो यानी कि उस दौरान जो है वो पूरी तरीके से आम जनता को जो है ये बताइएगा, ये जो इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करने का हुक्म या अलर्ट पर इन्हें रखा गया है या जो स्टाफ वहां पर है फिलहाल उन्हें कहा गया है कि उनकी वापसी नहीं होगी, तो क्या ये माना जाए कि मजीद कशीदगी बढ़ने का इम्कान है इन इलाकों में, सरहदी इलाकों में, जिसके पेश नजर ये फैसला लिया गया हो? देखिए इस प्रकार से कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो डिप्लॉय किए गए थे मेडिकल टीम ने, जो क्रिटिकल एरियाज में डिप्लॉय किए गए थे, तो उन्हें फिलहाल वहीं पर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई घटना पेश आती है तो उसके लिए पूरी तरीके से अस्पताल अलर्ट रहे, मेडिकल टीम जो है वो हर जगह रहेगी, तो उसके लिए ये वहां पर उन्हें रखने के लिए कहा गया और अस्पतालों को अलर्ट लास्ट टाइम हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला जब करना, केरन, टंगडा और उड़ी चले गए, फिर यहाँ जम्मू में भी आए, तो उन्होंने इस बात का जोर दिया था कि देखिए एक कंप्रहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है और इन बॉर्डर बेल्ट्स के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट रहे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो राउंड द क्लॉक रहे, उस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना। जब हम देख रहे हैं कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कमियां अभी भी है, हेल्थ जब हम मैन पावर की बात करें तो पूरी तरह से हमारे पास नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहाँ पर कमी है, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी मशीनें हमारे पास है, चलाने वाला नहीं है, या मशीनें अपडेटेड होगी है तो दोबारा लानी है। पिछले कई सालों से ये सिलसिला भी चल रहा है। तो क्या हम ये माने कि अब की बार इस जंग ने हमें ज़रूर ये सिखाया है कि 3 चीज़ें बड़ी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिविल डिफेंस का होना, किस तरीके से इन जंगी हालात में काबू किया जा सके, दूसरा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी प्रायोरिटी है जिसको किसी भी कीमत पर आप नहीं छोड़ सकते हैं। टूरिज्म अपनी जगह ठीक है जिस पर सबकी नजरें रहती है, लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को ऑन द टॉप ऑफ द लेवल लेना पड़ेगा। देखिए हर घटना कुछ ना कुछ सिखाती है और इस घटना से यानी कि जब पाकिस्तान के द्वारा शेलिंग की गई, अटैक किया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, ये भी सीखने को यहाँ पर जरूर मिला है कि जहां पर जिन क्षेत्रों में या फिर जो बॉर्डर बेल्ट के लागे लगते जहां पर अस्पताल है, उन क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की, उन अस्पतालों में किसी प्रकार की कमी है तो उस लिस्ट को तैयार किया जाए ताकि वहां पर टाइम दिया जाए, जो रिसोर्स वहां पर नहीं है उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाए ताकि आने वाले किसी भी घटना के लिए हर एक अस्पताल, जम्मू कश्मीर का हर एक अस्पताल जो है वो तैयार रहे। इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये देखने को भी मिला है, चाहे एक्सीडेंट्स हो जहां पर लोग जो है वो कई जाने जाती है, इंजर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में कमी जरूर देखने को मिलती है। तो ये साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि आप लिस्ट तैयार कीजिए कि कहां पर खामियां है, कहां पर रिसोर्स की कमी है, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसे पूरी तरीके से जो है वो तैयार किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक कंप्रहेंसिव प्लान बनाया जा रहा है, हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन लेट्स होप सो कि ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर मजबूत रहे और साथ साथ पूरी रियासत के अंदर भी इसको नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े अस्पतालों पर जितना बोझ है उसी तरीके का कमी आपको इन अस्पतालों के अंदर और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर भी नजर आए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हाई अलर्ट पर फौज को कर दिया गया है।
कहां पर कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया है, इस बात पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर यह भी आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल चल चुके हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, दोनों बड़ी खबरें आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। 9:30 हुआ चाहते हैं। यहाँ पर से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ा बयान फौजी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी का। आपको बता दें कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। बारामूला में उन्होंने अगले इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने फौज को सख्त हिदायत दी और कहा कि फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से फौज ने अपना किरदार अदा किया उसकी उन्होंने हौसला अफजाई की और कहा कि भारतीय अफवाज के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि ये उनका पहला जंगबंदी के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। फौजी सरबरा भारत के उपेंद्र द्विवेदी जहां उन्होंने सरहदी इलाकों का दौरा किया। बारामूला में अगले चौकियों का उन्होंने दौरा से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलबा हासिल करने के लिए फौज की बहादुरी, जोश और चौकस इकदाम को सराहा है। इस हवाले से एक सोशल मीडिया एक पोस्ट में कहा गया कि फौजी सरबराह ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह करने में फौजी जवानों की किरदार की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का निशाना बनने वाले शहरियों को मदद फराम करने में डगर डिवीजन के किरदार को भी उन्होंने सराहा। डगर डिवीजन का भी उन्होंने दौरा किया। ड्रैगर डिवीजन और जो किरदार डैगर डिवीजन का रहा जिस दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी एलओसी पर हुई, आम लोगों को निशाना बनाया गया, उसके किरदार को भी उन्होंने सराहा कि किस तरह उन्होंने आम लोगों की मदद की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने जवानों को हिदायत दी कि वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे और उन्होंने कहा कि फ़ौज हमेशा इसके लिए तैयार रहती है लेकिन मज़ीद चौकसी की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने जो फ़ौज को उनकी हौसला अफजाई की, उनकी बहादुरी को सलाम भी पेश किया। और ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि सीज़ फायर के बाद उनका ये पहला दौरा था जहां कल वो बारामूला पहुंचे, डगर डिवीज़न का दौरा किया और वहां पर फौजी जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की।
चलिए, बात सिंदूर ऑपरेशन के हवाले से हो रही है, तो सिंदूर ऑपरेशन के हवाले से और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया और करीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने हैं उन पर दागे गए और हमलों में 13 में से 11 जो पाकिस्तान के बड़े एयरबेस हैं उनको नुकसान इस दौरान पहुंचा। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में जो तैयारों का इस्तेमाल किया गया, बगैर पायलट टारगेट तैयारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान को बाहरी नुकसान उठाना पड़ा और करीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान पर दागे गए, जिससे करीबन 9 से 10 जो पाकिस्तान के एयरबेस है उनको नुकसान पहुंचा और करीबन 13 में से 11 जो बड़े एयरबेस है पाकिस्तान के उन्हें स्ट्राइक की वजह से नुकसान पहुंचा। और आपको बता दें कि ये 15 मिसाइल जो दागे गए करीबन जो मई 9 और 10 की दरमियानी शब थी उस दिन ये ऑपरेशन शुरू किया गया इंडियन एयरफोर्स की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस को हिट किया गया और साथ ही साथ जो डिफेंस नेटवर्क और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का है उनको नुकसान पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि इस हवाले से फिर 7 और 8 जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो सिस्टम था, उन्होंने इन तमाम ड्रोन्स को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि इनको तबाह भी किया और ये साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई उससे ज़मीनी सतह पर भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ इसके रेस्पॉन्स में जो इंडियन आर्मड फोर्स है उन्होंने नेक्स्ट दिन जो है पाकिस्तान पर हमले करने शुरू किए, जिसमें जो पाकिस्तान एयर डिफेंस इसको नुकसान पहुंचाया गया जो कि लाहौर में है। और फिर 9 और 10 तारीख की दरमियानी शब IAF ने पाकिस्तान की कई एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको नुकसान पहुंचाया और IAF के मुताबिक जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान भेजे गए और जिनमें से हरो कैमजी के ड्रोन जो है वो, और आपको बता दें कि ब्रह्मोस का इसमें इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया गया। और इस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल का किरदार काफ़ी अहम रहा और ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद करने में कामयाब रहा। सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन बात ज़रा वज़ीर दिफा की भी करते हैं, राजनाथ सिंह साहब की करते हैं, जो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और आज भुज जा रहे हैं। लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर में थी तो बात सरहद पार की ज़रूर हुई है। एटमी हथियारों पर एक बड़ा बयान राजनाथ सिंह की तरफ से सामने आया है और श्रीनगर के अंदर उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का ये मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो गैर महफूज हैं। राजनाथ सिंह का बड़ा दावा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो गैर महफूज हैं और आलमी इदारे एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इसका ख्याल रखें और ये तमाम हथियार अपनी तहवील में ले। राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए थे और ये दौरा तब हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी भी, और इस दौरान अगरचे सरहदों पर ज़रूर जंगबंदी भी देखने को मिल रही है। इस बीच कल इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के जवानों के साथ मिलकर उनके साथ अपनी बात रखी, उनकी हौसला अफजाई की। उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके हमरा रहे। लेकिन जब बात श्रीनगर के बादामी बाग कैंप में उन्होंने रखी तो बात सरहद पार उन हथियारों की रखी जो हथियार
मौलिक हथियार बताए जाते हैं, न्यूक्लियर्स जिन्हें कहते हैं, और इन जौहरी हथियारों को बाज़ाब्ता तौर पर IAEA अपनी निगरानी में ले, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ इतने मजबूत नहीं हैं। वज़ीर दिफा का न सिर्फ यहाँ पर बात का इख्तिफा हुआ, बल्कि अफवाज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा, ताकि दुश्मन अभी भी है और वो अपनी सरगर्मियाँ कर सकता है, इसलिए हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, जो क्लोज डोर मीटिंग फौज के सरबराहान के साथ वहाँ पर हुई है, उसमें 2-3 बड़े अहम डिसीजंस लिए गए हैं। सरहदों पर अमन कायम रहे और किसी भी तरह से दरअंदाजी ना हो, इसको ज़ीरो कैसे किया जाए उस पर तबादला ख्याल किया गया। फौज की जो एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चलाना, उन ऑपरेशंस के अंदर कम से कम नुकसान अफवाज और सिविलियंस का हो, उस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। और फिर खबर ये भी है कि अमरनाथ यात्रा जो बिल्कुल पास में है, रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू है, बहुत सारे लाखों लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। वो जब यात्रा शुरू होगी तो लखनपुर से लेकर गुफा तक और गुफा से वापस लखनपुर तक हर चप्पे पर अफवाज को किस तरीके से रखना है, इस ज़िमन में भी कल सरसरी तौर पर बात ज़रूर की गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के पस मंज़र में दौरा चल रहा है। आज बुध जाएंगे, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जवानों से मुखातिब होंगे। कल श्रीनगर के अंदर थे, जहाँ पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिफाई और अस्करी महाज पर उन्हें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर एसेट्स उनके बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, साथियों, हमारी सेनाओं, हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चलिए, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला दौरा है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की जब हो रही है तो बात तुर्किया की भी आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, अब उसे उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने तुर्की के साथ MOUs मेमोरेंडम वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। और एक एक करके जहां JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ तमाम मेमोरेंडम जो है वो मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिए हैं। और आपको बता दें कि कौमी सलामती के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है, जहाँ पहले JNU, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया और अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो MOUs थे, मेमोरेंडम थे तुर्की के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो यूनुस एमरी इंस्टीट्यूट तुर्की के साथ जो माहिदा था वो इमीडिएट फ़िलहाल कैंसिल किया जाता है। और उन्होंने इस बारे से कहा कि ये फ़ैसला जो है नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र लिया गया है। इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली और जो JNU है, इन्होंने भी अपने तमाम तर जो मेमोरेंडम थे तुर्की के साथ वो सस्पेंड कर दिया और फ़िलहाल अगले
कर दिए गए। जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी JNU के बाद अब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तुर्किया के साथ जो MOUs हुए थे यूनुस अमर इंस्टीट्यूट के हवाले से उन्हें फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। रात देर ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ पर नहीं थम रही है बल्कि एक और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से भी लिया गया है। मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर काम सौंपा गया था तुर्किया की एक कंपनी को और वो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दिया गया है और अडानी एयरपोर्ट्स पर यह सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दिया गया है। सिलिबली ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दरअसल एक तुर्किया कंपनी है, इनको कई मकामात पर काम दिया गया था, ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से ये काम करते थे। ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दी गई है। तुर्की फर्म जो ऑपरेट करती है इंडिया में एयरपोर्ट्स पर, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दिया गया है। तुर्की सपोर्ट मुसलसल पाकिस्तान की कर रहा है, उसके पस मंज़र में एक के बाद एक चीज़ें ये सामने आ रही है। रात देर गए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। उस ऑर्डर के अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया कि ये फैसला इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लिया गया है। कौमी सिक्योरिटी के पस मंज़र में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सिलिबली ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो सिक्योरिटी थी उसे हटा दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये साफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उनके पास था और अब ये साफ कर दिया गया है। DG BCAS ने जो चिट्ठी निकाली थी सन 2022 में जिसमें क्लियरेंस दी गई थी, उस क्लियरेंस को हटा दिया गया है और इस तरीके से मुंबई, बेंगलुरु और दीगर जो अहम तरीन एयरपोर्ट्स है, सबसे बिजी एयरपोर्ट्स है, वहाँ पर बराह रास्त इनका काम चलता था, वो काम ख़त्म हो जाएगा आज से। रात देर गए इस कंपनी CGHIPL जो है उसका काम ख़त्म कर दिया गया है और सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये तो था भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फटाफट से अंकारा के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान क्या कुछ कह रहे हैं। क्या रजब तैयब अर्दगान भारत की इन कार्रवाइयों के बाद कुछ हिले हैं? तो खबरें सामने आ रही है कि रजब तैयब अर्दगान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि तमाम दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान के साथ दोस्ती एक तरफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा रद्द-ए-अमल रजब तैयब अर्दगान का, जिस तरह से भारत में तुर्की के खिलाफ और जो बाइकआउट की कॉल है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है, लेकिन और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी अपने MOUs भी कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन रजब तैयब अर्दगान पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़कर आप कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हिमायत करना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत मुआशी बाइकआउट की धमकी ना दे, बल्कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान की हिमायत या पाकिस्तान के साथ जो तुर्की की दोस्ती है उसको कम करने नहीं देंगे। और आपको बता दें कि ये बड़ा बयान जो रजब तैयब अर्दगान उनकी जानिब से आया है और जहां एक तरफ से भारत में उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है लोगों में, लोग अपनी तरफ से, अगर कोई सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन लोग जो तुर्की के मसनूआत हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ के, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। जिस तरह से तुर्किया का रोल रहा है, लोगों में उस वाले से गुस्सा है और ख़ासकर ट्रैवल के हिसाब जो सयाह जा रहे है, लेकिन उसके बावजूद भी रजब तैयब अर्दगान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हिमायत में वो हमेशा खड़ा रहेंगे और पाकिस्तान की हिमायत के लिए ही वो खड़े हैं। और तुर्किया ने यह साफ कर दिया कि एयरफोर्स C-130 यानी C-130 एयरक्राफ्ट जो है जिसमें जंगी आलात भी है, वो टेम्परेरी तौर पर हमने भारत को दे दिया है, पाकिस्तान को दे दिया है जी। वहाँ पर जो भी इक़दाम होने हैं वो कराए जाएंगे और साथ साथ जो भी मदद तुर्किया की तरफ से होगी वो कराई जाएगी। अब याद रखिएगा, एक तरफ से अमेरिका का अलायंस है तुर्किया और तुर्किया दूसरी तरफ से पाकिस्तान का अलायंस बन रहा है। ये जो इनर कोऑर्डिनेशन के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं, इस पर सियासी मुबस्सिरीन और अस्करी मुबस्सिरीन का मानना है कि सिचुएशन कुछ और भी है। जो दरपर्दा दिख रहा है शायद वो है नहीं और दरपर्दा खेल जो है वो कुछ अलग ही है, यानी जो हमें पब्लिकली दिख रहा है उसमें और बैक चैनल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि रजब तैयब अर्दगान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की हिमायत के लिए खड़े हैं, चाहे जिस तरीके की भी हालात बने वो पाकिस्तान की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। रात देर के उनका बयान आया है तब जब मुसलसल MOUs हट रहे हैं, उनकी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं
और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो लोग ट्रैवल पे जाना चाहते थे वो अपना ख़त्म कर रहे हैं। उनका जो सेब किसी भी तरीके से भारत की मंडियों में आता था उस पर शायद आज दिन में मज़ीद कुछ टैक्सेस लगने की भी बातें हो रही है, लेकिन इस बीच तैयब अर्दोगान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की ही हिमायत करेंगे और तैयब अर्दोगान ने पहले ही इस ज़िमन में अपनी वजाहत दे दी थी। Between Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. We, with patience and common sense and right approach, for this approach we congratulate the Pakistani brothers and sisters, and in the next phase we made a warning to not give in to provocations, which I repeat again. The new calm environment reached with the ceasefire hopefully will facilitate the resolution of all issues, including the water issue. As Turkey, hopefully in the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. In such crises, our stance is always clear. We always stand for peace, stability, diplomacy, and dialogue. In international relations, we do not look for gains in others' losses. चलिए जी, रजब तैयब अर्दोगान को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हिमायत करना नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में अगरचे तालीमी निज़ाम मुतासर है, लेकिन अब राहत की खबर ये कि 19 मई से दोबारा यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगे। 19 मई यानी मंडे के दिन से यहाँ पर फिर से स्कूल में रौनक लौट आएगी, फिर से यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो बहाल होंगी। आपको याद होगा कि बेशतर इलाकों में अब चूँकि जो तालीमी सरगर्मियाँ वो बहाल हो चुकी है, खासकर मैदानी इलाकों में, लेकिन कई सरहदी इलाकों में अभी भी एहतियाती तौर पर स्कूल जो है वो बंद है। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि 19 मई से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल होंगी। आपको याद होगा कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र एहतियाती तौर पर स्कूल तालीमी इदारे बंद रखे गए थे, लेकिन अब बेशतर इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी है, स्कूलों में रौनक लौट आई है। लेकिन अब सरहदी इलाकों की बारी है और अब खबर यह है कि 19 मई से सरहदी इलाकों में भी तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर से बहाल होंगी। इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडो पाक टेंशन के दौरान अगरचे तालिब इल्मों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया था, उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए टीचर्स की और पेरेंट्स की स्कूली तालीमी इदारे बंद थे। लेकिन अब तमाम जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स है, ख़ासकर जम्मू डिवीज़न के, वो बंद थे, लेकिन अब फिर से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी 19 मई से बाज़ाब्ता तौर पर। और इस वाले से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। पाक भारत कशीदगी के बीच स्कूल बंद थे और 19 तारीख से तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया गया है। खुशाइंद कदम है, आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर ज़िंदगी दौड़ रही है, लेकिन सवाल उन घरों का है जो शेलिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और जो बच्चे या तो अभी भी अपने अजीज़ों अकारीबों के घरों के अंदर रह रहे हैं और उनके पास किताबें वर्दी नहीं है। तो इस ज़िमन
में स्कूल इंतजामिया किस तरीके से उस निज़ाम को आगे बढ़ाएगी। और दूसरा ये कि जो स्ट्रेस और ट्रॉमा अभी भी सरहदी इलाकों के बच्चों के अंदर है, उसमें भी एक फिजिकल एक्सरसाइज और दीगर चीज़ों की ज़रूरत है। शायद उस ज़िमन में भी रियासती इंतजामिया ने इक़दाम पहले ही उठाए हैं और शायद आज या कल तक एक डिटेल गाइडलाइन जो है वो सरहदी स्कूलों के हवाले से सरकार की तरफ से भी सामने आएगी। मॉर्निंग असेंबली और दीगर चीज़ों में किस तरीके से दिया जाए। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर ज़िंदगी लौट आ रही है। इतवार तक सीज़ फायर भी है और उसके साथ साथ अभी पिछले 72 घंटों के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। ज़रूर एक ड्रोन पठानकोट से बाहर पंजाब के एक इलाके के अंदर गिरा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरहदों के अंदर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल एक और अहम और बड़ी खबर आखिर पर आपके सामने हम शेयर करेंगे। बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करेंगे और सूबाई इंतजामिया की करेंगे। झील डल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और अब आप अपने मकानात के अंदर तजदीद मरम्मत कर सकते हैं। पैनल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और ये पैनल झील डल के आसपास रहने वाले लोगों के दरख्वास्तों पर समाअत करेगा और ये समाअत तब करेगा जब कोई रिनोवेशन हो, रिपेयर का काम करना हो। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर कोर्ट डायरेक्शन है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर किसी भी तरीके की कोई रिनोवेशन की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। वो कमेटी जी एक पॉलिसी के तहत काम करेगी ताकि रिपेयर और रिनोवेशन उन मकानों का कराया जा सके जो 200 मीटर डल के दायरे के अंदर आते हैं या 200 मीटर के दायरे के अंदर है, विद इन द 200 मीटर्स ऑफ डल लेक, यानी 200 मीटर के दायरे के अंदर अंदर जो है। और इसमें पहले ही जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सन 2002 के, उसको भी ध्यान में रखा गया है। ये कमेटी जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, इसमें सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है वो मेंबर बनाए गए हैं। 12 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है और ये 12 रुकनी कमेटी जो है ये उन तमाम नॉर्म्स बाय लॉज को देखते हुए परमिशंस को देंगी या नहीं देंगी और इसमें जो हाई कोर्ट का इम्पोजिशन है, जो एक ऑर्डर है, उसको भी ध्यान में रखेगी। कमेटी के अंदर जो परमिशन ग्रांटेड अथॉरिटी है वो बोका है, जो LCMA का बोका है वो करेगा। वही ये देखेगा कि क्या इनके पास परमिशन है, नहीं है, और क्या ये 200 मीटर दायरे में आते हैं, नहीं है। झील डल और निकीन के हवाले से ये फैसला लिया गया है। सूबाई कमिश्नर के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नायब चेयरमैन LCMA, नायब चेयरमैन SDA, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, मेंबर सेक्रेटरी PCC, चीफ इंजीनियर UED, चीफ इंजीनियर टाउन प्लानिंग कश्मीर समेत 2 और मेंबर्स रखे गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से झील के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें जो मुसलसल बढ़ रही थी, कई मकानों को नुकसानात थे, कुछ और चीज़ें भी थी और हुकूमती इदारे इस ज़िमन में काफ़ी मोहतात अंदाज में काम कर रहे थे, लेकिन अब हाई पावर कमेटी बना दी गई है। सूबाई कमिश्नर को यह काम सौंप दिया गया है कि वो तमाम मामलात और हालात को देखें। आखिर पर आपके सामने रखते हैं और ये खबर गांदरबल से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर गांदरबल से सामने आ रही है जहां पर एक नौजवान के बारे में कहा जाता है मिसिंग है, लेकिन अब ये नौजवान के कपड़े कुछ मिले हैं। मामर कंगन से इस वक्त की खबर सामने आ रही है जहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। बशीर अहमद रैना वलद मोहम्मद सुल्तान रैना साकिने मामर कंगन, ये मामर कंगन
ये मिसिंग था और अब इतलात और ख़बर ये है कि जनाब इसके कपड़े पावर कैनाल के बिल्कुल पास मिले हैं और बड़े पैमाने पर अब इस पावर कैनाल के आसपास सर्च शुरू कर दिया गया है। एक आदमी जो मामर कंगन के हैं वो मिसिंग हुए थे, उसके कपड़े थोड़ी देर पहले पावर कैनाल जो कंगन का है वहाँ पर मिले हैं और अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद पावर कैनाल के अंदर वो है। उसकी लाश को ढूंढने के हवाले से हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है और सूरत हाल को है वो देखा भी जा रहा है कि बहाव पानी का बहुत ज़्यादा है। इस बीच तलाश भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। मामर कंगन से इतलात ये है कि नौजवान जो मिसिंग था और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर ये कार्रवाई चलाई जा रही है। कंगन से जहां पर एक शख्स बताया जा रहा है उसके बारे में कि वो कई दिनों से लापता था, लेकिन अब पावर कैनल के करीब उसके जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसके बाद वहां पर तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसकी शिनाख्त बशीर अहमद रैना के नाम से हुई है। वालिद का नाम इनका मोहम्मद सुल्तान रैना और बताया जा रहा है कि मामर कंगन के ही रहने वाले हैं, मिडिल स्कूल मामर के करीब। लेकिन अब